हेलो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने नए शिक्षा परिवार में। एक बार फिर से नए होश जोश के साथ क्लास को शुरू करेंगे। आज यूपीएसआई स्पेशल जो क्लासेस हमारी प्रीवियस ईयर की चल रही हैं, आज क्लास 3 है, यानी तीसरी क्लास है। अगर आपने क्लास 1, क्लास 2 आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी हिंदी के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जब तक प्री वाई क्यू खत्म नहीं हो जाता। ठीक है साथी? और आप एक शानदार तैयारी जो हिंदी की है, ये हमारे इसी एन एस शिक्षा चैनल पे टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। वर्णमाला संज्ञा हमने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया। उसका प्रैक्टिस सेट भी अगर आपसे अलग से करना चाहें टॉपिक की, तो हमने वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट भी करवा दी है। संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण संज्ञा शब्द, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है साथी? आज क्लास की शुरुआत इसी के साथ हम करते हैं, एक नए आगाज़ के साथ। आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। इनमें से अपील शब्द क्या है? इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। अपील शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, विदेशज है। बताएंगे। अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। अपील कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और जो अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द में क्या होते हैं, आते हैं, विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विदेशज शब्द जो विदेश से लिए गए हों, जो किससे लिए गए हों? विदेश से, विदेश से लिए गए हैं। और हिंदी भाषा में इसका बहुतायत प्रयोग मिलता है। जैसे कुछ इसमें अरबी, फारसी, तुर्की आदि, मतलब अरबी के भी, अरबी भाषा के भी शब्द आते हैं विदेशज में। फारसी के भी आ जाते हैं, फारसी के शब्द भी। तुर्की भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन शब्द के शब्द भी बहुतायत विदेशज में आते हैं और विदेशज शब्द बहुतायत हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं शब्दों में। ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे साथ ही इसका क्या आंसर होगा। इनमें से स्थितवाचक अव्यय कौन सा है? आपको बताना है स्थितवाचक अव्यय। स्थितवाचक अव्यय किसी स्थिति का बोध कराए, स्थिति का बोध कराए। जैसे स्थिति में आपको पता है, आप जानते हैं स्थिति में जैसे नीचे ऊपर, हम नीचे की बात कर लें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर क्या है? नीचे की स्थिति है, ऊपर की स्थिति है। सामने की अगर बात कर ले, सामने, बाहर की अगर बात कर ले, भीतर की अगर बात कर ले, आज सब क्या है? स्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है? सब स्थिति के आधार पे है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। पैसेज है साथियों, आपको इसको पढ़ना है, इसके बाद इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है? अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। पैसेज है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान, कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तरा है। सादा बदन पसीने से तरा है। ठीक है? यानी परिश्रम लोगों की बात यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से कही जा रही है कि आप फूल मत बनो, आप परिश्रम करते रहो। अगला है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पंक्ति का पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश जिंदगी के असली मजे किनके हैं? अगर पंक्ति के हिसाब से जिंदगी के असली असली मजे की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जो परिश्रम करते हैं। यही तो पंक्ति के माध्यम से पता चल रहा है। जो आराम करते हैं थोड़ी ना, जो शहर में रहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो परिश्रम करते हैं उनके लिए क्या है? असली मजे हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बात के महत्व को बताया जा रहा है? इसमें बताएंगे किस बात के महत्व को बताया जाए। यहाँ पे एक ही बात है, जो श्रम, श्रम यानी परिश्रम, परिश्रम की ही बात की जा रही है, अन्यथा किसी चीज की बात नहीं की जाए। श्रम जो है, श्रम से ही क्या है? जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। श्रम से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। श्रम से ही क्या होती है? सार्थकता आती है। ठीक है? अगला क्या है क्वेश्चन, जो धूप में सूखा है, खूब सूखा है, वाक्य से क्या अभिप्राय है? जो धूप में सूख चुका है उस वाक्य से क्या अभिप्राय? अगर गद्यांश की बात करें, हम एक बार गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश के माध्यम से जीवन के वास्तविक महत्व को बताया जा रहा है। जीवन के वास्तविक महत्व को बताया जा रहा है, क्योंकि जिंदगी के असली मजे उन्हीं के लिए हैं। महत्व को बताया जाए, असली जीवन वह है जिसमें परिश्रम है, जिसमें परिश्रम, असली जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि जो नीचे फूल सोते हैं, जो फूलों की छां में सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान में होंठ फटे हैं, सारा बदन पसीने से तर है, यानी परिश्रम के लिए है। ये नहीं कि जो फूल के नीचे सोते हैं। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कड़ा परिश्रम, कड़ा परिश्रम करना। ठीक है? कड़ा परिश्रम, जो धूप में सूख चुका है उसके लिए क्या है? कड़ा कड़ा परिश्रम करना। ठीक है? अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पंक्ति से नहीं, अलग क्वेश्चन है। उसके द्वारा
उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य बताना है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ये भाव हैं जो अदृश्य रूप में होती हैं, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। तो उसके द्वारा यानी द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, यानी अपने भाई क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म वाच्य है। ठीक है, इसकी पहचान के लिए इसके चिन्ह होते हैं कर्म कारक के को के द्वारा, को के द्वारा। ठीक है, को के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार पंक्ति में, अगर पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर पंक्ति में मनु मानो, मनु जनु, मनु जनु, जनहु जानो, जनहु जानो, अगर पंक्ति में ये शब्द आपको कहीं दिखे मिल जाए, अगर पंक्ति पूछा जाए, उससे अलंकार पूछा जाए, तो मनु जनु जनहु जानो, ज्यों इव, ज्यों इव, अगर आदि शब्द दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में बातें क्या कर दिया जाता है? किसी बात को चढ़ा बढ़ा दिया जाता है, किसी बात को चढ़ा बढ़ा के बताया जाता है। बात को क्या किया जाता है? चढ़ा बढ़ा के बता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहने से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत, कहावत से है, कहावत से है। इसका आंसर क्या होगा देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक है, वही कहते हैं ना, कहने पे कोई मनुष्य कहना नहीं मानता, उसे कहते हैं कहने से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विधि का विलोम। विधि का क्या विलोम है? विधि का विलोम शब्द क्या है बताएंगे साथी। विधि का विलोम आपके सामने है, बताना है विधि का विलोम क्या है। विधि का हो जाएगा निषेध। निषेध क्या है? विधि का मतलब होता है नियम, नियम या व्यवस्था। नियम या व्यवस्था से निषेध का मतलब होता है मना करना या रोकना। ठीक है, मना करना या रोकना, इसका आंसर हो जाएगा निषेध। विधान का अविधान, विधान का क्या हो जाएगा? अविधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? साथियों, आज ही हमने संज्ञा की प्रैक्टिस करी है, पूरा फुल दबा के। संज्ञा की पूरी थ्योरी क्लास हमारी यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका संज्ञा का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, ये हमारा दावा है। समूह, इसमें क्या होता है? समूह का बोध कराता है, समुदाय, जिसे समुदाय भी कहते हैं। समूह का बोध कराया, जिसे गिना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, इसे गिन सकते हैं। जैसे हमने कहा कक्षा, कक्षा के बाद परिवार, परिवार, परिवार के बाद हमने कहा कि सेना, पुलिस, आर्मी, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनको क्या किया जा सकता है? ये पहले तो सदैव एक वचन होती हैं, सदैव एक वचन होती हैं। ठीक है, अदृश्य रूप में होती हैं, इस रूप में, अदृश्य रूप में। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और हो, क्या हो? इसके जैसे और होते हैं, इसके जैसे और हो सकते हैं, और होते हैं, इसके जैसे और होते हैं। जैसे हमने जात की बात की, तो जात के कुछ उदाहरण हम जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा पहाड़ की बात की, पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी की बात कर ली, ये सब क्या है? जातिवाचक। कुत्ता, जानवर, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? सदैव ये भी एक वचन होती हैं। एक वचन के साथ साथ ये क्या होती है? विशेष होती हैं, इनके जैसा और नहीं होता, ये विशेष होती है, इनके जैसे और नहीं। तो जैसे हमने कहा रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब क्या है? ताजमहल, जौनपुर, ताजमहल, इलाहाबाद, प्रयागराज, सभी जिलों के नाम ले सकते हैं आप। ठीक है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है पश्चिमी हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद है राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी के बाद गुजराती भी पश्चिमी हिंदी से विकसित है, गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, मागधी से बिहारी हिंदी, बिहारी, असमिया, उड़िया, असमिया, उड़िया आदि भाषाएं क्या है? विकसित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। पैसाची से लहंदा पंजाबी क्या है? पैसाची जिसको कैके, केकै कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? केकै, इसको केकै भी कहते हैं, इसको केकै, केकै भी कहते हैं। इससे विकसित है, इससे क्या विकसित है? लहंदा, लहंदा पंजाबी, लहंदा पंजाबी भाषाएं क्या है? विकसित है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। दीननाथ दीननाथ था थे दीननाथ डूबते। अगर इसमें अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पे द वर्णों की आवृत्ति बार बार की गई है यहाँ पे। लेकिन आपसे क्या पूछा, छंद के बारे में पूछा है। छंद छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है नंबर 1 पे मात्रिक छंद, उसके बाद आता है मुक्तक छंद, इसके बाद आता है वर्णिक छंद। ये सब क्या है? दोहा और सोठा मात्रिक छंद है, और भुजंग प्रयात और वसस्त क्या है? ये सब वर्णिक छंद है। यहाँ पे वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गिनती की जाती है। इसमें क्या किया है? वर्णों की गिनती की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। किसकी गिनती? मात्राओं की गिनती की जाती है। वशस्थ में कुल 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? वशस्थ है। क्या है? वशस्थ है। ठीक है, क्या है? वशस्थ है, याद रखेंगे। अगर हम इनमें से काउंटिंग भी करें तो यहाँ पे आधे अक्षर को काउंट नहीं किया जाता है, पूर्ण अक्षर को ही काउंट किया। जैसे हमने कहा द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे कॉमा लिया है, यहाँ पे कितने अक्षर हो जाते हैं? 12 वर्ण। कितने वर्ण हो जाते हैं? 12 वर्ण। कितने वर्ण हो जाते हैं साथी? 12। तो यहाँ पे अगर एक पंक्ति में 12 वर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा छंद होगा? वशस्थ छंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे अगला क्वेश्चन। कौरवी, अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मगही। बताएंगे कौरवी को क्या कहते हैं? खड़ी बोली। और कौरवी को खड़ी बोली कहने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन जी ने कौरवी को खड़ी बोली कहा था। खड़ी बोली को कौरवी कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताएंगे नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुरी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। बहुरी समास में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। दो, पहला और दूसरा पद गौण होता है, तीसरा पद प्रधान आता है। तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे हमने कहा नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव जी से संबंधित। अगला तीसरा पद यानी भगवान शिव जी से है। नीला है कंठ जिसका यानी द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद है बहुग्री समास, इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे हमने कहा चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा से 4 राहों का समूह। ठीक है, इसके बाद अगला है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने कहा माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? दोनों पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। जैसे हमने कहा आजीवन, भरपेट, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलकंठ में बहुरी समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका प्रसिद्ध कथन है? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह चिंतामणि के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के प्रथम भाग में यह प्रकाशित हुआ था। श्रद्धा और प्रेम के संयोग का वर्णन है चिंतामणि के भाग फर्स्ट में। और यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव, इनका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कुछ रचनाएं जैसे प्रसिद्ध हैं, चाँद का मुंह टेढ़ा है। इसके बाद काठ का सपना भी याद रख लेंगे। काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल, प्रसिद्ध रचना है। भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। आप मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।